तो आज के सेशन में हम लोग अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को लेने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लंबा भी है, आराम से पढ़ना है। एक एक टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करते चलेंगे और समझने का ट्राई करना है। क्लास 10th का ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री में। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। ठीक, ये केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि हमारे केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को कवर कर रखा है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल तो हमारा हो गया था, पूरा का पूरा हो गया था ना, कोरोजन तक हमने पढ़ लिया था। तो आज के सेशन में हम लोग कार्बन एड्स कंपाउंड पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस में सबसे पहले ये समझेंगे कि कार्बन क्या है, ठीक है। सो कार्बन, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ है, द एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल। हमारा कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, एलिमेंट किसको कहते हैं, तो एलिमेंट हमारे मैटर का क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, जिसको और ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कार्बन क्या है, किस कैटेगरी का मटेरियल है या मैटर है, तो एलिमेंट कैटेगरी का है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि मैटर को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई किए थे, तो मैटर को हमने क्लासिफाई ऐसे किया था कि प्योर मैटर एंड दूसरा हो गया था मिक्सचर। प्योर मैटर को हमने फर्दर कैसे क्लासिफाई किया था, तो एलिमेंट और कंपाउंड में कैटेगराइज किया था, और एलिमेंट को फर्दर हमने कैटेगराइज किया था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो अगर आप कार्बन को देखेंगे तो ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में ये क्या है, एक नॉन मेटल है। समझ में आई बातें या नहीं आ रही है। अब इसका सिंबल जो है ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी से हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, और ये कैसा एलिमेंट है, तो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, और इसका सिंबल क्या है, सी है, ठीक है। तो इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट है, तो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है ना। The percentage of carbon present in the earth crust in the form of mineral is 0.02। मिनरल के फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट में, कहाँ पे, मिनरल के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में ये कितना है, 0.02% है। एंड इन एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03% है। समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। जितने भी तरीके के लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स कैटेगरी से हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब किससे बने हुए हैं, तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के ही बने हुए हैं। इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कार्बन ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा एलिमेंट में देखा जाए तो ऑक्सीजन है, और दूसरा एलिमेंट हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, तो कार्बन है। कार्बन इज द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बाय मास। बाय मास अगर देखें तो कार्बन हमारे यूनिवर्स में कितना पोजीशन रखता है, फोर्थ पोजीशन रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कार्बन के इंट्रोडक्शंस को समझाने का मैंने ट्राई किया है। तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आने पे पूछ लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी पहली ही बार में, और फिर से एक बार एनसीईआरटी जब बुक को रीड करोगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस क्या हो जाएंगे और उसमें जुड़ जाएंगे। सो ध्यान से चीजों को सुनना है। 1 घंटे का लेक्चर है, आराम से सुनो, और जहां कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना है, ठीक है। तो पहली स्लाइड सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में कार्बन के बारे में और भी बहुत सारा डिटेल है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, ठीक है। 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 ही क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये सारी चीजें पता चल रही है इसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है। अब कार्बन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ड्रॉ, तो कार्बन के पहले ऑर्बिट में
के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बातें। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4 है। अगर इसके एटम के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाने का ट्राई करें तो एटम में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में, इसके कोर में कितने प्रोटॉन होंगे, तो 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अब इसके चारों तरफ पहला ऑर्बिट आ गया, इस पहले ऑर्बिट को के सेल कहते हैं, और ये दूसरा ऑर्बिट है जिसको एल सेल कहते हैं। तो पहले ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 से ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एटम में कितने हैं, तो 6 है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, पहले ऑर्बिट में आ जाएंगे। अब जो 4 बचे वो कहां जाएंगे, तो इसके नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे। तो इस तरीके से ये चारों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये आपके कार्बन का एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हर एक एटम क्या जाता है, अपने नियर बाय नोबल गैस के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। तो कार्बन का सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, या इनर्ट गैस कौन सा है, तो नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारा 10 है, और इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हर एक एलिमेंट के एटम में ये टेंडेंसी पाई गई है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल के लिए 2 क्राइटेरिया है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो डुएट पूरा होना चाहिए, डुएट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इस अगर क्राइटेरिया को कोई भी एटम सेटिस्फाई करता है तो वो एटम क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। सो हर एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कॉम्बिनेशन करता है। क्यों कॉम्बिनेशन करता है, क्यों बॉन्डिंग क्रिएट करता है, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कार्बन किस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर पाएगा, या अपने एटम को किस तरीके से स्टेबल कर पाएगा। अब इससे पहले हम लोग ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था एटम, या एटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। और इस तरीके से जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही थी उसको हमने आयोनिक बॉन्ड कहा था या नहीं कहा था। तो क्या मैं इसी तरीके की बॉन्डिंग कार्बन भी क्रिएट करता है, जरा जरा इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अनिका और निकिता, आप दोनों को समझ में आ रहा है जो डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है ना। चलिए, जहां कहीं भी कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है। तो मैं ये बता रहा था कि अभी हम लोग ये सीखेंगे कि कार्बन किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो देखो, कार्बन के पास अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड को रिकॉल करें तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या हो रही थी, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्या कर रहा था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 281 है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287 है। तो इस सिचुएशंस में हमारा सोडियम एटम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होगा। वहीं अगर क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288 होगा। और इस तरीके से दोनों ही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। बट सोडियम में इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन एटम के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा। सो बेसिकली अब एटम एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया, आयंस बन गया। और इन दोनों आयंस के बीच में क्या हो जाएगी, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू द चार्ज, ठीक है ना। और इस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा सोडियम क्लोराइड। तो क्या कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं, या कुछ और भी मेथड ये अडॉप्ट करता है, जरा हम लोग देखेंगे एनालाइज करके। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कितना बताया है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया है 2 4। तो जरा पहले सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, क्या कार्बन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या नहीं कर सकता है।
जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या इसके ऑर्बिट में क्यों चक्कर लगाता रहता है, तो आप पाएंगे कि हर एक एटम के कोर में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या है, चक्कर लगाता रहता है। तो जनरली आप देख रहे हैं कि जितने भी एटम होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और इस कारण से ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। बट क्या होगा अगर कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, 6 थे, इसने क्या किया, 4 और इलेक्ट्रॉन को गेन किया। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कार्बन एटम का कितना होगा, 6 ही होगा। अब इस 6 प्रोटॉन के थ्रू इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल है। 6 7 को कर लेगा, ठीक है ना, होल्ड, होल्ड का मतलब पकड़ के रखना, उसको ऑर्बिट में उसको रखना। तो ये 10 जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट होल्ड बाय द 6 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन के थ्रू होल्ड नहीं हो पाएगा। सो ये केस क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आया है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशंस, और ये फर्स्ट सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है कार्बन एटम के सिचुएशन, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करे और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा कर ले, हीलियम का जैसा कर ले, क्योंकि हीलियम भी क्या है, एक स्टेबल एटम है। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी वो क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। बट कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करता है, तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी या कहीं से भी एनर्जी गेन करता है, तो ये एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से क्या होता है, जंप आउट कर जाते हैं। सो अगर 4 इलेक्ट्रॉन को अगर कार्बन के एटम से जंप करवाना है, तो इस चारों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिल नहीं सकता है। इस कारण से ये जो दूसरा सिचुएशंस है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर किस तरीके से कार्बन एटम का कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो कहता है एक थर्ड मेथोलॉजी अपनाता है, उसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके अपने स्टेबिलिटी को गेन करता है। जरा एक एग्जांपल से इस सिचुएशन को समझने का हम लोग ट्राई करते हैं। मान लो कि एक स्टूडेंट है और काफी ज्यादा उसके पास पैसे है, ठीक है ना, वो शहर में गया अपनी पढ़ाई को करने के लिए, ठीक है। तो चूंकि उसके पास पैसे हैं तो वो क्या करेगा, फुल फ्लेज्ड एक घर ले लेगा रेंट पे, एक कुक भी रख लेगा जो खाना बनाएगा, वो पूरा का पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पे देगा। तो मान लो कि 10,000 रुपये का रेंट था और 5,000 रुपये का उसने कुक रखा है, और उसके पापा उसको 40,000 रुपये भेज रहे हैं, तो आराम से वो क्या कर सकता है, 10,000 रुपये रेंट यानी कि मकान मालिक को दे देगा और 5,000 रुपये कुक को दे देगा, और बाकी पैसे से अपने लाइवलीहुड चलाएगा, अपनी जिंदगी चलाएगा और साथ में तैयारी भी करेगा। बट एक गरीब फैमिली का बच्चा है, मान लो वो आया, उसको भी तैयारी करनी थी, शहर में आ गया, उसके भी खर्चे तो उतने ही होंगे। खर्चे कितना होगा, 10,000 रेंट और 5,000 उसको देना है किसको, कुक को। अब वो कैसे मैनेज करेगा, तो उसके पास इतने तो पैसे नहीं है ना, तो क्या करेगा, अपने जैसे 4 और बच्चों को ढूंढेगा। मान लो उसके पास उसके पापा सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये भेजते हैं। अब 15,000 भेजते हैं और उसको 10,000 रुपये रेंट में लगाना है और 5,000 रुपये कुक को देना है, ताकि वो पूरा का पूरा टाइम क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। तो ये 15,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ इसको दे देगा तो खाना पीना कैसे खाएगा, सब्जियां कैसे लाएगा, ठीक है ना, और भी तो खर्च होते हैं, कॉपी खरीदना है, किताब खरीदना है। तो इस सिचुएशंस में ये बच्चा क्या करेगा ना, 2 स्टूडेंट को और को बुला के लाएगा अपने जैसे जिसको पैसे की कमी है, ठीक है। तो अब कितने स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल, टोटल स्टूडेंट हो गए 3, और सबके पास 15-15 हजार रुपए थे, तो टोटल पैसे कितने हो गए, 45,000 रुपए। अब इस 45,000 रुपए में से 15,000 इसने किसमें दिए, 10,000 मकान मालिक को दे दिए और 5,000 रुपए कुक को दे दिए, या कुक को 6,000 रुपए भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी इसके पास इतने पैसे हैं
कि अपना लाइवलीहुड क्या कर सकता है, चला सकता है, अपनी जिंदगी क्या कर सकता है, चला सकता है। बट जिस कमरे पे ये रह रहा होगा इस पे अधिकार किसका होगा, तो चारों बच्चों का होगा या तीनों बच्चों का होगा जिन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ये शेयरिंग से हो रहा है, पैसे के शेयरिंग से हो रहा है। और जो भी चीजें शेयर्ड होगी उस पे राइट किसका किसका होगा, उन तीनों बच्चों का होगा या नहीं होगा। तो एटम भी कभी कभी इसी तरीके के मेथड्स को अडॉप्ट करता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो कार्बन भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, ठीक है ना। और इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और हर एक कार्बन एटम जनरली क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग ही करता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब जरा इस लिटरेचर के गो थ्रू चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन कैसा एटम है, तो टेट्रावैलेंट एटम है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और इसकी वैलेंसी क्या है, क्योंकि ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इस कारण से इसके वैलेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, 4 है और इसकी वैलेंसी भी क्या है, 4 ही है, ठीक है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, इस कारण से इस कार्बन एटम को हम लोग टेट्रावैलेंट एटम कह सकते हैं। समझ में आया। जैसे कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, डाईवैलेंट है क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट है। इसी तरीके से कार्बन हमारा क्या है, टेट्रावैलेंट एटम है। पहली बात क्या कर रहा है, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये 4 अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको होल्ड कर पाना क्या है, मुश्किल है। उसको पकड़ के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में ही चक्कर लगवाना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, तो 6 प्रोटॉन ही अवेलेबल है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन बाय द 6 प्रोटॉन। सो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है एंड would require the large amount of energy to remove the 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कार्बन को क्या चाहिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो दूसरा सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। समझ में आई बात। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन बॉन्डिंग कैसे बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के थ्रू बनाता है विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम और विद द अदर एलिमेंट एंड अटेन noble gas configuration. The atom of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also form bonds by sharing of electron. इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्बन ही बॉन्डिंग क्रिएट करता है, कुछ और भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अपने स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, जिसके एग्जांपल में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए। द बॉन्ड, इसको याद रखना है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम और द डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोई भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण बन रही है तो इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोई भी बॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण या गेन के कारण, इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज के कारण बन रही है, तो इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आ रही है। सो कार्बन हमारा किस तरीके का बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब हम लोग जरा समझते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में। तो 3 तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के बॉन्डिंग हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझते हैं। अगर किसी भी 2 एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, देन सच ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन
के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोग बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2 है। अब हाइड्रोजन के दोनों एटम कैसे जुड़े हुए हैं? तो कहेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। कैसे? तो कार्बन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर्ड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के दोनों ही एटम क्या कर दिए? एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। और शेयरिंग के कारण इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों का राइट्स होगा। होगा या नहीं होगा? तो इस हाइड्रोजन एटम के भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। और इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो दोनों ही स्टेबल हो जाएगा। और इस तरीके की जो बॉन्डिंग बनती है इसको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको एक सिंगल डैश लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है इसके एटम के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है? तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। समझ में आ रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है दोनों ने। कभी भी एटम अनइक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करते। जितना शेयरिंग मैं करूंगा, जितना शेयरिंग एक एटम करेगा उतना ही शेयरिंग दूसरा भी एटम करेगा। कभी भी शेयरिंग में ऐसा नहीं होता है कि आप ज्यादा पैसा दोगे दूसरा कम पैसा देगा। इसको शेयरिंग थोड़ी कहेंगे। फिर राइट्स आपका ज्यादा हो जाएगा जहां पे ज्यादा पैसा दोगे, ठीक है। बट दोनों का पैसा इक्वल इन्वॉल्व हुआ है, तो उस इक्वल इन्वॉल्वमेंट वाले मनी से जो भी चीजें आप प्रोक्योर करोगे, जो भी चीजें खरीदोगे, उस पर दोनों का अधिकार क्या होगा? बराबर ही होगा। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन के कारण दो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसपे इस वाले एटम का भी राइट्स है और इस वाले भी एटम का राइट है। समझ में आया? और दोनों अपने स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। क्लोरीन गैस में भी स्थिति इसी तरीके का बॉन्डिंग है, ठीक है। कौन सा बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसे? तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ, कितने बच्चों को याद है? डॉट स्ट्रक्चर याद है क्लोरीन का? 7 होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो 2 2 4 2 6 और 1 7 यहां बना दिया, ठीक है। अब क्या है? क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन एटम आया, तो 2 2 4 2 6। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दोनों शेयर कर रहे हैं। अब देखो, ये दोनों ही एटम क्या स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे? तो यहां पे देखो, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो इस क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है, इसमें शेयरिंग नहीं है। इसका राइट्स किसके पास है? इस वाले क्लोरीन एटम के पास है या नहीं? और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इस पे किसका राइट है? इस वाले क्लोरीन एटम का। बट इस दोनों इलेक्ट्रॉन के एटम पे, इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों ही एटम का राइट है। तो इसका देखो ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं? 2 2 4 2 6 और ये 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो इस तरीके से क्लोरीन गैस किस तरीके का बॉन्डिंग बना रहा है? तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बिटवीन द एटम ऑफ एलिमेंट्स। इसी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म थ्रू द शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू नॉन मेटल एटम्स, ठीक है। समझ में आई बातें? अब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही हर एक एलिमेंट के एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। कभी कभी एटम्स क्या करते हैं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का केस है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स कैसे बना हुआ है? तो 2 एटम से बना हुआ है। तो इसमें जो इन्वॉल्व एटम है वो भी क्या है? स्टेबल है। कैसे अपनी स्टेबिलिटी को गेन किया? तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? तो 2 एटम्स हैं, है ना। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये 6 को बना लेते हैं, 2 2 4, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी क्या है? ये 2 और ये 2, ये 2 इसके अपने इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? इसने शेयरिंग किया। अब शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इस तरीके से बॉन्डिंग को हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखो,
क्या इस वाले ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया? 2 2 4 और 4 8 पूरा हो गया। इस वाले क्या ऑक्सीजन एटम का पूरा हो गया? तो 2 2 4 2 8 पूरा हो गया। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है? तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों ही एटम के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है? तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? अब एक और भी कंपाउंड को लेते हैं जरा एग्जांपल में और उसको समझने का ट्राई करते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? तो यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। किसी भी कंपाउंड में अगर दोनों ही एटम्स हमारे नॉन मेटालिक होंगे ना, तो जनरली आप देखोगे कि इन दोनों एटम के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे क्या एक मेटालिक एटम है, दूसरा क्या है? नॉन मेटालिक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड में जितने भी एटम्स है सारे के सारे क्या है? नॉन मेटालिक है या नॉन मेटल है। तो इसमें जनरली किस तरीके का बॉन्डिंग मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरीके का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है या डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन को हम लोग बीच में रख लेते हैं। कार्बन को कहाँ रख लिया? यहाँ रख लिया। कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? तो 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर वाले ऑर्बिट में होगा और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर वाले ऑर्बिट में होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। सो कार्बन क्या करता है? अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन को, यानी कि चारों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। कैसे शेयरिंग करेगा? तो ऑक्सीजन यहाँ पे एटम है, ऑक्सीजन का क्रॉस से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इसके 4 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन का इसने शेयरिंग कर लिया कार्बन के साथ। अब दूसरा जो ऑक्सीजन का हमारा एटम है वो यहाँ पे है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखे और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयरिंग कर लिया। अब देखो इस तरीके का बॉन्डिंग बनेगा। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बीच में इस तरीके से कार्बन। अब कार्बन का राइट्स देखो, इस 4 इलेक्ट्रॉन पर भी है और इस 4 इलेक्ट्रॉन पर भी है। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस ऑक्सीजन के एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं? सबका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। तो सब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी को गेन कर पा रहा है। जैसे 3 बच्चों ने अपने पैसे को शेयर किया और शेयर्ड जब रूम लिया तो तीनों बच्चों ने अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर लिया था? गेन कर लिया था। इसी तरीके से ये सारे के सारे एटम्स क्या कर रहे हैं? अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर ले रहे हैं बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सच ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। समझ में आई? अब एक थर्ड टाइप का भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा इन बिटवीन द एटम्स। कैसे होगा जरा समझते हैं। यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। तो इसके अंदर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। और इसके बाहर वाले नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसके अंदर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2। और बाहर वाले में कितने हो जाएंगे? 5। तो नाइट्रोजन का अगर डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें तो नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। समझ में आई बात? यहाँ पर भी नाइट्रोजन का एटम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपना हुआ और ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? शेयरिंग किया। अब देखो ये हमारा इस तरीके का बॉन्डिंग क्रिएट होगा। अब देख रहे हो कि इस नाइट्रोजन एटम का क्या ऑक्टेट पूरा हो रहा है? कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। 6 प्लस 2 8। 6 प्लस 2 8। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम के मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच में कैसी बाउंडिंग है? तो ट्रिपल कोवेलेंट बाउंडिंग है। यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है? तो 1 2 3। सो दैट्स व्हाई सच अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया या नहीं आ रहा है? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो अपने डाउट पुटअप कर सकते हैं। अनिका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ पूछो। चलिए ठीक है, पूछिए। आवाज ठीक से नहीं आ रही है निकिता। माइक्रोफोन को ठीक करके फिर पूछो क्वेरी।
चल, हाँ नाइट्रोजन का 7 होता है, इसीलिए तो यहाँ पे दिखाया है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,5 होगा। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हैं 5 ही तो दिखाए हैं, ठीक है। देखो नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के, हाँ क्या हो गया, ठंड लग रहा है तुम लोगों को, बहुत ठंड लगता है यार। और तो टेम्परेचर बढ़ा देते 28 कर देते, लो बंद कर देते, ठीक है। अब देखो निकिता जरा समझने का ट्राई करो, नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर कितना होगा, तो नाइट्रोजन के डॉट स्ट्रक्चर में आप ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 यहाँ पे दिखाए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 5। नाइट्रोजन का दूसरा भी जो एटम होगा उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, तो ये 5 दिखा दिया मैंने, ठीक है। बट इसके बॉन्डिंग में के ड्यूरेशन में क्या होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, पहला एटम भी और दूसरा भी एटम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों एटम की क्या होगा ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पे 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 इसका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए, और दूसरे वाले भी एटम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए। इस तरीके से नाइट्रोजन एटम क्या, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, और दोनों ही एटम क्या हो जाएंगे अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसी तरीके से पूछा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कभी कभी दोनों में कंपैरिजन भी पूछा जाता है कि कंपेयर करके बताएं कि किस तरीके से आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे आयनिक कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, ठीक है। सो हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो कह रहा है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज हैव द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वीक होता है, और इस कारण से कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है। वहीं आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या था हाई था या नहीं। दूसरा, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर हैं तो पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है ना। एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और शेयरिंग के कारण नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं बन रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकता है। सो जनरली द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है, याद रखोगे। आगे बढ़े, क्या वापस समझा दे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी ना वो लो होगी। क्वेश्चन में पूछा जाता है क्यों वाई, ठीक है। तो आप लिखेंगे ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वीक है, दैट्स व्हाई द कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि जनरली द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस हियर charged ions are not formed due to the sharing of electron. Here the atoms are not gain the electrons or lose the electrons, that's why there are no charged particle, and due to this the covalent compounds are poor conductor of electricity, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एलोट्रॉपी। जरा एलोट्रॉपी के बारे में समझते हैं कि एलोट्रॉपी है क्या। सो एलोट्रॉपी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, दैट आर द फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर।
दे आर केमिकली सिमिलर बट फिजिकली क्या है, वो अलग अलग होंगे। जैसे हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इस कारण से उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी उनका क्या है, सेम ही होता है, ठीक है ना। अब एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कार्बन कह रहा है कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एल्ट्रॉपिक फॉर्म। कार्बन कितने एल्ट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 3 एल्ट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, डायमंड के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन डायमंड का अगर केमिकल फॉर्मूला पूछे तो सी ही लिखोगे, ग्रेफाइट का केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो सी ही लिखोगे। दोनों ही कार्बन है बट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, वहीं ग्रेफाइट हमारा उतना हार्डर नहीं है। वहीं ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस है बट ये किसी भी केमिकल के रिस्पेक्ट में जो इसका बिहेवियर होगा, जो रिएक्शंस होगा, वो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो कार्बन में ये टेंडेंसी पाई गई है कि इट कार्बन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड दैट्स व्हाई इट हैज सो मेनी एल्ट्रॉप्स, ठीक है ना। और दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एल्ट्रॉपी। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्ट्रॉपी कहते हैं। सो कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एल्ट्रॉपिक फॉर्म। कितने एल्ट्रॉपिक फॉर्म में है, तो 3 एल्ट्रॉपिक फॉर्म में है। एक एल्ट्रॉपिक फॉर्म इसका क्रिस्टलाइन है, ठीक है, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट आता है। दूसरा इसका एमॉर्फस है जिसमें कोक आ जाता है, चारकोल आ जाता है। और तीसरा क्या है, फुलरेन है। और ये तीसरी कैटेगरी है। तो इतने फॉर्म में कार्बन हमारा एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। जिस कारण से कार्बन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अलग अलग फॉर्म में अलग अलग है बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है। समझ में आया। इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम लोग एल्ट्रॉपी कहते हैं और कार्बन इस प्रॉपर्टी को रखता है, या कार्बन के अलग अलग फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में समझने का ट्राई करते हैं कि कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल क्यों है। वर्सेटाइल का मतलब है कि कार्बन इतना ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। आप देखोगे कि पूरे केमिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरे को कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 118 एलिमेंट्स हैं, और इस 118 एलिमेंट्स में से 117 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ और उसके कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। बट जबकि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स के बारे में पूरा का पूरा एक अलग ही ब्रांच है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो कार्बन क्या करता है, अकेले ही ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, लाखों में बनाता है कंपाउंड्स, ठीक है। जितना सारे मिलके नहीं बनाते हैं, सारे 117 एलिमेंट्स मिलके जितने कंपाउंड को नहीं बनाते हैं, उनसे ज्यादा अकेला कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। तो ऐसा क्या है, इसमें क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इतना ज्यादा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वर्सेटाइल है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन भी काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। अब क्यों वर्सेटाइल है, तो कह रहे हैं कि 2 इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको वर्सेटाइल बनाती है। तो एक प्रॉपर्टी को बोला गया है केटेनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, केटेनेशन। केटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इट इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, अपने आप से ही जुड़ने की एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। और इसी कैटेनेशन एबिलिटी के कारण ये स्ट्रेट चेन बना लेता है, अपने आप से ही जुड़ के बहुत सारे कार्बन एटम अपने आप से ही जुड़ के बहुत लंबा चेन बना लेते हैं, स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। कभी कभी ये ब्रांच के जैसा चेन का फॉर्मेशन करते हैं, कभी कभी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के इतने सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं। कैटेनेशन क्या है, इट इज ए सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन एटम by the mean of covalent bond to form the long chain, branched chain and closed ring. Compound carbon atoms may be linked by the single, double और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, अपने आप अपने ही जैसे एटम से या अपने ही एटम के साथ इस तरीके का लिंकिंग करता है, ठीक है।
कार्बन चाहे तो इस तरीके का भी लिंकिंग अपने एटम्स के साथ कर सकता है, इसको कहते हैं ब्रांच। ठीक है, कार्बन चाहे तो इस तरीके का भी क्या करता है कि बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ठीक है, कार्बन इस तरीके की भी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसी एबिलिटी को कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जितना नंबर ऑफ एटम कार्बन का एक चेन में जुड़ सकता है, इस तरीके का कैटेनेशन एबिलिटी किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आई? दूसरा है इसकी टेट्रावैलेंसी, इसके 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन जो हैं, इस कारण से भी कार्बन इतने सारे दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर पाता है, और यही कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सो बेसिकली ये दो रीजन है जिसके कारण कार्बन इतना क्या है, वर्सेटाइल है। ठीक है, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कैन बॉन्ड विद द 4 कार्बन एटम। तो कार्बन किसके किसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, डाईवैलेंट एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है, सल्फर के साथ कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ, ये अलग अलग एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। इतना ज्यादा अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने वाला सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही। ठीक है, सोडियम को देखोगे 2-3 एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा और के साथ नहीं करेगा, बट कार्बन बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। सो ड्यू टू दीज टू प्रॉपर्टी, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, कार्बन इज सो वर्सेटाइल। कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, या कह सकते हो कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है। अब हम लोग यहां तक पढ़ लेंगे और फिर रुकेंगे। ठीक है, अब समझने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। बट कुछ को हम लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ को छोड़ा है, जो कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बट उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। कार्बोनेट्स, कार्बन के कार्बोनेट्स, कार्बोनेट, CO3 आयंस, इनमें इसमें भी तो कार्बन अवेलेबल है, बट हम लोग इसको का ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसको भी हम लोग अगर इसके कोई कंपाउंड है तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं करते हैं। इनको छोड़ के कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, क्या क्या छोड़ देना है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन, और हाइड्रोकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही एक होता है हाइड्रोकार्बन्स। एक क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, कार्बन का मतलब होता है कार्बन से। सो ऐसे कंपाउंड जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, द कंपाउंड्स फॉर्म बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे तो पहले दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं साइक्लिक या कह सकते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। समझ में आए? अब ये जो हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बट अनसैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट या तो 1 डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा नाम है अल्केन्स भी है, जिसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स और अल्काइंस हैं,
यानी कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड वाले जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको अल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वाले जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उनको अल्काइंस कहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, और इसको हम लोग नेक्स्ट सेशंस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास में जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, प्लीज आप लोग जाएंगे घर पे एक बार, इसको एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे। अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो फिर से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर से हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक को ले लेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट